अब जबकि हमने एग्जाम्पल्स कवर कर ली हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की, हम अपना टॉपिक आगे वाला कंटिन्यू करते हैं, which is applications of context-free grammars. Context-free grammars were conceived by Noam Chomsky as a way to describe natural languages. Natural languages are those that we use to speak to each other. Context-free grammars were used in computer science because of its capability of defining recursive rules. क्योंकि हम इसको यूज करके recursive rules define कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं और इससे हमें काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसकी जो दो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो पार्सर्स हैं और उसके अलावा DTDs एंड XML। पार्सर इज अ कंपोनेंट ऑफ कंपाइलर। पहले जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस का डिस्कशन किया था उसमें हमने कंपाइलर के एक और कंपोनेंट का डिस्कशन किया था जो कि कहलाता है लेक्सिकल एनालाइजर, और अब हम एक और कंपोनेंट, एक दूसरे कंपोनेंट का जिक्र कर रहे हैं जो कि कहलाता है पार्सर। लेक्सिकल एनालाइजर ये चेक कर रहा होता है कि जो प्रोग्रामर ने लिखा है उसमें जो टोकन्स वो डाल रहा है, इन अदर वर्ड्स जो स्ट्रिंग्स बन रहे हैं वो वैलिड स्ट्रिंग्स हैं या नहीं है। पार्सर ये चेक कर रहा होता है कि उन स्ट्रिंग्स का अरेंजमेंट सही है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स सिंटेक्स के हिसाब से जो स्ट्रिंग्स लिखे गए हैं जिसके लिए हमने टोकन्स की टर्म इस्तेमाल की, उनका अरेंजमेंट सही है या नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर्स जो हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्टेड पैरेंथेसिस, ठीक है, जब हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं या हम और दूसरे तरह के ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो नेस्टेड होने चाहिए। तो पैरेंथेसिस की एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि अगर एक ओपन पैरेंथेसिस है तो उसके साथ जरूरी है कि मैचिंग क्लोज पैरेंथेसिस हो, और अगर इनक्लोज्ड पैरेंथेसिस हैं तो जरूरी है कि सारे के सारे फिर मैच कर रहे हो, क्लोजिंग वाला पार्ट भी अवेलेबल हो। अगर एक ओपन पैरेंथेसिस है और दूसरा क्लोज्ड है उसके बाद, और फिर ओपन और फिर क्लोज्ड है, तो भी एक वैलिड बैलेंस पैरेंथेसिस मौजूद है। ठीक है, इसी तरह एक के बाद एक दो बैलेंस पैरेंथेसिस हैं, और अगर वो इनक्लोज्ड हो विद इन अ बैलेंस पैरेंथेसिस देन इट एज अ होल इट इज आल्सो कंसिडर्ड अ बैलेंस पैरेंथेसिस। और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो भी बैलेंस पैरेंथेसिस की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि जो ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस है उसकी यहाँ मैचिंग हो रही है। इन अदर वर्ड्स दोनों जो हैं वो 0 टाइम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम क्लोज पैरेंथेसिस पहले लिख लेते हैं और बाद में ओपन लिखते हैं तो इसका मतलब ये कि ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है। या हम एक पैरेंथेसिस ओपन तो करते हैं लेकिन उसको क्लोज नहीं करते, तो इसका मतलब ये कि बैलेंस्ड नहीं है। तो इसकी जब हम फॉर्मली डेफिनेशन देंगे तो हम अपनी ग्रामर का नाम जो है वो जी रख सकते हैं। हम कह सकते हैं जी बैल इज आवर ग्रामर फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। और जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे उसमें उसके सेट में एक ही मेंबर आ रहा है, यानी कि एक ही वेरिएबल यूज करेंगे बी। और जो सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं उसमें जो है सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स में ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस ही सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके अलावा जो हमारी सेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हमने पी कहा, और जो स्टार्ट सिंबल है वो बी है। ठीक है, तो हमारी ग्रामर कुछ इस तरह बनेगी, बी डिफाइंस बी और बी डिफाइंस बी विद इन open parentheses and close parentheses, और B defines empty string। ठीक है, तो B जो है अगर बैलेंस पैरेंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक दफा बैलेंस पैरेंथेसिस के बाद एक और दफा बैलेंस पैरेंथेसिस आ सकता है। ठीक है, और बैलेंस पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज भी हो सकता है। तो इस तरह हमारी एक ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बी और बी जब हम साइड बाय साइड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इनको कंकैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बिगिन एंड एंड स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैस्कल में इसके अलावा इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये होती हैं। तो उस केस में ये होता है कि अगर एल्स अपीयर होना है तो जरूरी है कि एल्स से पहले इफ
भी अपीयर हो रहा हो, ठीक है। लेकिन इफ अगर अपीयर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि एल्स अपीयर हो, ठीक है। तो अगर इफ एल्स के स्ट्रक्चर को अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम ग्रामर इस तरह लिखेंगे, यानी कि एस जो है वो हमारा वेरिएबल है, और हम जो है अगर इफ के लिए आई यूज कर लें एज अ सिंबल और एल्स के लिए ई यूज कर लें एज अ सिंबल, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ एल्स अगर दोनों ना भी हो तो भी जो है वो बैलेंस्ड क्लॉज ही है। और अगर इफ जो है इफ एल्स जो है वो एक के बाद एक रिपीट हो रहे हो, यानी कि इफ एल्स आ रहा हो और फिर इफ एल्स आ रहा हो, तो भी वो बैलेंस्ड क्लॉज कंसिडर किया जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि इफ अकेला हो और उसके बाद फिर इफ एल्स मौजूद हो, ठीक है, या कोई भी बैलेंस्ड इफ एल्स क्लॉज का क्लॉज अपीयर हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह इफ आ सकता है, फिर बैलेंस्ड इफ एल्स आ सकता है, फिर एल्स आ सकता है क्योंकि ये पहले इफ के साथ मैच कर रहा होगा, ठीक है, और फिर बैलेंस्ड इफ एल्स आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो हैं लीगल स्ट्रिंग्स हो गए इस पर्टिकुलर इफ एल्स क्लॉज के सिनेरियो के या स्ट्रक्चर के। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इफ कंडीशन है और इफ क्लॉज है, उसमें कंडीशन मौजूद है और उसके अंदर इफ एल्स का क्लॉज आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ कोड है और फिर इफ एल्स का क्लॉज आ रहा है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें इफ एल्स का स्ट्रक्चर अलाउड हो, ये एक वैलिड, इन अदर वर्ड्स लीगल स्ट्रक्चर है इफ एल्स का, ठीक है। तो इफ एल्स, तो अगर हम अपनी एग्जांपल देखें जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, तो इफ एल्स और इससे पहले इफ हो सकता है, ठीक है। तो ये लीगल एग्जांपल्स हैं लीगल स्ट्रिंग्स की। इफ अकेले भी हो सकता है, उसके बाद इफ एल्स आ सकता है, और इफ एल्स के बाद अकेले इफ आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एल्स एल्स आए और फिर इफ आए, ठीक है। इसी तरह इफ एल्स के बाद दोबारा एल्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्ट्रिंग जो है वो इलीगल हो जाएगा। जो दूसरी तरह की एप्लीकेशन है डीटीडीज की और एक्सएमएल से रिलेटेड, उसको समझने के लिए पहले हम मार्कअप लैंग्वेजेस को समझ लेते हैं। आप सब जानते होंगे कि मार्कअप लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें टैग्स डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल HTML इज एन एग्जांपल ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं और हम बाउंड होते हैं, यानी कि कोई भी प्रोग्रामर जो है अगर HTML में कुछ कोड लिख रहा है तो वो बाउंड होता है कि उन्हीं टैग्स को यूटिलाइज करे। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये जो टैग है P जिसमें लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, LI लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बैक स्लैश के साथ OL जब आ रहा है तो उसका मतलब ये कि ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस। तो जब इसको कोड को यहाँ लिखा जाएगा तो एक ब्राउजर इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि लिस्ट आइटम की नंबरिंग ब्राउजर खुद ही कर लेगा। ब्राउजर इस कोड को पढ़ेगा और इस कोड की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिर जो उसका कंटेंट है वो डिस्प्ले कर देगा। तो ये कोड की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप हुई? ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लॉजिक की वजह से डेवलप हुई। इस लॉजिक को बेस बना के फिर प्रोग्राम लिखा जाता है कि जो इन टैग्स को रीड करने के बाद जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले किस तरह करना है, उसके लिए फिर कोडिंग की जा रही होती है। अगर HTML के टैग्स के बारे में हम देखें कि उनको कैसे डिफाइन किया गया होगा, तो उसके लिए भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करके लॉजिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि एक कैरेक्टर के लिए अगर हम वेरिएबल 4 यूज करें, अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं हम एक लेटर यूज करते थे अपर केस किसी वेरिएबल के लिए, लेकिन यहाँ हम पूरा का पूरा वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अच्छा 4 में लोअर केस ए भी आ सकता है, अपर केस ए भी आ सकता है, लोअर केस बी भी आ सकता है, और इस तरह बाकी सारे लेटर्स। टेक्स्ट हम कह रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज यानी कि कैरेक्टर्स है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं उसको यहाँ हम टेक्स्ट कह रहे हैं। डॉक एक्चुअली रिप्रेजेंट्स होल डॉक्यूमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर टेक्स्ट हो, ठीक है, या फिर बाकी सारे सॉरी इसको मैं थोड़ा सा एलिमेंट की डेफिनेशन में चला गया गलती से। डॉक जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि या तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो या फिर कोई ना कोई एलिमेंट डॉक के साथ रिकर्सिवली रिपीट हो रहा। तो फिर इस एलिमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो अगली डेफिनेशन में आ रहा है कि टेक्स्ट भी हो सकता है सिंपली, या और दूसरे तरह के टैग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, लिस्ट।
तो और फिर लिस्ट आइटम की अलग से डेफिनेशन है, और इसी तरह लिस्ट आइटम्स को मिला के एक पूरी लिस्ट बन सकती है। तो ये ग्रामर दी हुई है, एक तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है मार्कअप लैंग्वेजेस के टैग्स को डिफाइन करने के लिए। तो XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें ये होता है कि टैग्स प्री डिफाइंड नहीं होते। जो भी प्रोग्रामर XML में कोड लिख रहा है वो खुद से अपने टैग्स डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्रामर इस तरह का टैग यूज कर रहा है ADDR वाला, तो ये टैग जो है इसके अंदर हम जो वैल्यू उसको देख के समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रीट एड्रेस की बात हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ टैग को देखा जाए तो उसको देख के ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये टैग किसी स्ट्रीट एड्रेस के बारे में है या फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में किसी मेमोरी लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा? ये उस वक्त पता चलेगा जब इस टैग की कहीं डेफिनेशन मौजूद होगी। तो XML में तो हम एक्चुअली XML कोड लिखते हैं, लेकिन अलग से एक फाइल बनाते हैं DTD, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और उसके अंदर हम इन टैग्स को डिफाइन करते हैं। तो जब भी DTD लिखी जाएगी तो उसमें इस तरह उस फाइल में शुरू में ये वाला फर्स्ट लाइन होगी और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ एलिमेंट डेफिनेशन होगी और फिर आखिर में ये लाइन होगी, ठीक है। और हर एलिमेंट डेफिनेशन कुछ इस फॉर्मेट में आ रही होगी कि ये एक्सक्लेमेशन साइन एलिमेंट होगा और फिर एलिमेंट का नेम होगा और उसका डिस्क्रिप्शन होगा। इसकी आगे चल के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है एक DTD फाइल की, ठीक है। तो इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं पीसी स्पेक्स को, ठीक है। पीसी स्पेक्स में ये सारे टैग्स आ सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, अच्छा एलिमेंट और टैग जो है वो दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप एलिमेंट जब यूज कर रहे होते हैं तो दैट मींस टैग, एंड इफ यू आर यूजिंग टैग दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट। तो एलिमेंट PCS मींस कि PC रिपीट हो रहा है 0 और मोर टाइम्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आप ये स्टार कहाँ से ले आए? तो एक्चुअली ये हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल्स नहीं फॉलो कर रहे, बल्कि हम ये वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो XML में मौजूद या DTD में मौजूद जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि PCS के टैग में 0 और मोर PC टैग्स हो सकते हैं। PC के टैग में मॉडल, प्राइस, प्रोसेसर, रैम, डिस्क के 1 और मोर टैग्स हो सकते हैं। रिमेंबर ये प्लस साइन जो है 1 और मोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह मॉडल में जो है पार्स्ड कैरेक्टर डेटा यानी कि सिंपली जिसको हम टेक्स्ट कह सकते हैं वो हो सकता है। प्राइस में भी टेक्स्ट हो सकता है। प्रोसेसर में मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन, मॉडल, स्पीड, फिर इसी तरह ये मैन्युफैक्चरर, मॉडल, स्पीड के टैग्स अलग से डिफाइंड है, ठीक है। रैम है, डिस्क में हार्ड डिस्क भी हो सकती है, और यानी कि इंग्लिश वाला, और CD और DVD, ठीक है। फिर हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन में भी अगेन मैन्युफैक्चरर, मॉडल, साइज। तो इस तरह ये सारे टैग्स DTD में डिफाइन कर दिए गए। अब इन टैग्स को यूज करके अगर एक XML लिखी जा रही है तो फिर हम यहाँ देखें डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अच्छा एक पर्टिकुलर प्रोसेसर है, उसका मैन्युफैक्चरर इंटेल है और उसका मॉडल जो है वो पेंटियम है और उसकी स्पीड इतनी है और ये प्राइस है और ये एक्चुअली PC का मॉडल है, ठीक है। तो इस तरह हमने एक पूरे PC को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन कर दिया। तो XML जो है वो आमतौर पे डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज हो रही होती है, डेटा कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज हो रही होती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, टेक्स्ट बेस्ड होती है सिंपली, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के तौर पे भी यूज हो रही होती है, प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए भी यूज हो रही होती है। तो XML के मल्टीपल पर्पसेस हैं। तो जो हमने अभी DTDs देखी हैं, बेसिकली अगर हम उसको कंपेयर करें कि किस तरह हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखते हुए आए हैं, तो जो DTD में लिखा था वो ये लिखा था कि प्रोसेसर की डेफिनेशन में मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन आ रही है, मॉडल की, स्पीड की। तो अगर हम अपने अपने स्टाइल में लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम पढ़ते हुए हैं, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा प्रोसेसर जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे हेड है, ठीक है, एक वेरिएबल है। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन सिंबल है और फिर उसके बाद 3 और वेरिएबल्स आ रहे हैं राइट साइड पे उसकी डेफिनेशन में, ठीक है। आगे चल के फिर हम मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन भी इसी तरह दे रहे होंगे। इसी तरह हम अगर डिस्क को देख रहे हैं, जो हमने अभी एग्जांपल में देखा है कि हार्ड डिस्क और CD और DVD, तो हम अपने स्टाइल में यानी कि स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में उसको इस तरह लिख रहे होंगे अगर हम वेरिएबल्स की जगह पूरे पूरे वर्ड्स यूज करें। इसी तरह अगर हम ये कहें कि PC में मॉडल, प्राइस, प्रोसेसर, रैम और उसके अलावा 1 और मोर डिस्क्स आ रही हैं, तो फिर हम उसको अपने स्टाइल में यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उसमें इस तरह लिखेंगे कि PC हैज मॉडल,
प्राइस, प्रोसेसर, रैम एंड डिस्क्स। ठीक है, यहाँ पे एस नोट कीजिएगा आखिर में। और डिस्क्स को फिर हमने डिफाइन किया कि एक डिस्क भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह हम अचीव कर रहे हैं ये वन और मोर वाला फिनोमेना। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया।